चलिए, तो आज हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल 16। इसमें लिखा है कि भारत के अंतर्गत लोक नियोजन में किसकी समानता मिलेगी? अवसर की समानता प्राप्त होगी। अब यहां दो शब्द लिखे हुए हैं। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन। लोक मतलब क्या होता है? सरकारी। नियोजन मतलब क्या होता है? कार्य, पद्धति या फिर योजना। तो हमने इसको मिलाकर बोला कि इसको बोला जाएगा सरकारी नौकरी। तो अब इसको द्वारा पढ़ोगे तो क्या लिखा जाएगा? सरकारी नौकरी में सबको क्या मिलेगी? अवसर की समानता प्राप्त होगी। यानी कि आर्टिकल 16 आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब भी राज्य किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी निकालेगा उसमें सभी को लगभग क्या देने का प्रयास करेगा? अवसर की समानता देने का प्रयास करेगा। इस आर्टिकल 16 को अगर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके अंतर्गत 6 खंड हैं। हमने कहा आर्टिकल 16 के कितने खंड हैं? 6 खंड हैं। वही 15 की तरह इसको बांट दीजिए। आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(4), 16(5) और 16(6). अब इसमें इतने भागों में क्यों बांटा गया? जिससे हमको ये दिखाई दे जाए कि हम किसी भी चीज को लेकर जा रहे हैं तो उसमें एक एक शर्त हमको अलग अलग दिखनी चाहिए, है ना। सबसे पहला 16(1) में हम लोगों ने एक चीज लिखने का प्रयास किया। हमने कहा यहां राज्य समानता का पालन करेगा। समानता का पालन करेगा किस क्षेत्र में? तो हमने कहा सार्वजनिक नियोजन में। सार्वजनिक नियोजन को हम लोग क्या बोल रहे थे? लोक नियोजन में। किस आधार पर? तो हमने कहा अवसर के आधार पर। जो हम लोग बात ऊपर लिखकर आए वो 16(1) में लिखी गई है ना, कि राज्य पूरा प्रयास करेगा कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को अवसर की समानता प्राप्त हो जाए। लेकिन 16(2) में उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये समानता का आधार भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी को हर जगह समानता मिल जाएगी। उन्होंने कहा समानता में आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन आधारों पर समानता मिलेगी। तो फिर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि किसी आधार को बहुत लंबे स्तर पर पढ़ना हो कि किन आधारों पर समानता मिलेगी, तो हम लोग ये पहले पढ़ लेते हैं कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी सब पर समानता लागू हो जाएगी। तो हमने कहा कि राज्य पूर्ण प्रयास करेगा, जो आप लोगों ने 15 में पढ़ा था, किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये सब हमने किस में पढ़े थे? 15 में पढ़े थे। यहां 2 एक्स्ट्रा हैं, प्लस लगा के लिख रहा हूं। पहला उन्होंने कहा यहां पर आपको याद रखना है किस आधार पर? वंश क्रम। और दूसरा आपको याद रखना है किस आधार पर? निवास के आधार पर। यानी कि 15 में हम लोगों ने 5 शर्तें पढ़ी थी। 16 में हम कितनी शर्तें पढ़ रहे हैं? 7। अगर आपसे कोई पूछे 15 और 16 में से कौन सा ज्यादा व्यापक है, तो 16 ज्यादा व्यापक है, क्योंकि 16 में भेदभाव के 7 आधार पहले ही बताए हैं कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों में हमने डिफरेंस या इन दोनों को क्यों बढ़ाया है? हमने बोला क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे थे यहां पर? सरकारी नौकरी की। और जब सरकारी नौकरी में आप जाते हो तो कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार के लगाने होते हैं कि आप लोग किस वंशज से हैं, किस वंश के क्रम से निर्धारित करते हैं, या फिर आपका निवास कहां पर है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि सरकार पूरा प्रयास करेगी या राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर वही बात कि अगर इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा तो अन्य के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो अन्य के आधार पर भेदभाव हो सकता है। किसके आधार पर भेदभाव? शिक्षा के आधार पर होगा कि नहीं होगा? उम्र के आधार पर, शारीरिक दक्षता के आधार पर, भाषा के आधार पर, या कोई और आधार भी हो सकता है, जो हमने 16 और 15 को मिला दिया। अब हमने 15 में ये पढ़ा हुआ था कि जहां पर सरकार कोशिश करती थी कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा,
यहाँ सरकार कोशिश कर रही है किसी भी सार्वजनिक नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर बाकी स्थानों पर इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ये वहां भी जायज था और यहाँ भी जायज माना जाएगा। अब आ जाइए 16(3) पर। लेकिन यदि हम लोग सभी जगह पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे तो फिर और आधार लेकर आएंगे। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी राज्य में किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करते हैं, एमपी में यदि कोई जॉब निकाली गई और उस जॉब का बेस रखा गया कि आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। हमने कहा यहां पर पूरी इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते थे, हमने कहा इंडियंस को फॉर्म भरने की आजादी है, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए कि फॉर्म भरा गया एमपी के बच्चों के द्वारा और केरला के बच्चों के द्वारा, बताइए किसको ये जॉब मिल जाएगी? केरला के बच्चों के द्वारा। लेकिन केरला के बच्चे अपने आप में एमपी की सिचुएशन को जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? नहीं जानते होंगे, क्योंकि एमपी और केरल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एजुकेशन लेवल में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है। तो फिर हमको एक चीज समझ में आई कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विशेष पदों में यहीं का व्यक्ति होना आवश्यक होता है। तो फिर हम लोगों ने एक नियम लिखा 16(3) के अंतर्गत। हमने कहा कि संसद को यह अधिकार है, किसको अधिकार होगा? संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में अगर किसी जॉब में कोई जरूरत पड़ रही है तो वह किस आधार पर आरक्षण दिलवा सकती है? निवास के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। अब हमने निवास के आधार पर आरक्षण लिखा क्यों, ये हम समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जॉब एमपी के लोगों के लिए निकाली गई हो और एमपी का ही व्यक्ति उसको करेगा तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगा, क्योंकि भाषा समान है, संस्कृति समान है, भोजन समान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी, कई बार एमपी के लोगों को रोजगार की आवश्यकता ज्यादा होती है और वो रोजगार इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने ही जगह अपने स्थान पर रोजगार करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग जो इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, तो इनके लिए क्या करना चाहिए? अपने ही राज्य में कुछ ना कुछ आरक्षण करना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की जॉब्स में क्या लगवाया जाता है? निवास प्रमाण पत्र लगता है कि नहीं लगता? इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ये हर स्टेट में बनने लगा है और हर स्टेट इसको लागू करवाता है। कई सारे स्टेट तो ऐसे भी हैं जो मूल निवास के आधार पर 80% जॉब का आरक्षण देते हैं। मतलब बाहर से आने वाले लोगों में अपने आप में केवल 20% लोगों को जॉब मिलती है, बाकी 80% उसी स्टेट से भरा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लगभग 2017-18 में यूपी ने एक पेपर करवाया था, उसमें लिख दिया कि 85% हम लोग अपने रेजिडेंट्स को ही जॉब देंगे, यानी 85% लोग यूपी के ही होंगे, उन्हीं को जॉब मिल जाएगी, 15% बाहर के हो जाएंगे। तो ये केवल इसलिए किया जाता है कि जिससे उनके यहाँ के लोगों को रोजगार में संभावना ज्यादा मिल जाए। अच्छा, ये कोई भेदभाव का कारण नहीं है, क्योंकि अगर आपके यहाँ का व्यक्ति बेरोजगार है तो डाटा में आपका स्टेट बेरोजगारी में आगे होगा, तो आप उस बेरोजगारी के डाटा को कम करने के लिए भी ऐसी शर्तें लागू करते हैं। फिर हम लोग चले 16(4) की तरफ। ये सबसे क्रांतिकारी है, पूरे इतिहास में सर्वाधिक मात्रा में बहस इसी आर्टिकल पर होती है। यहां ये लिखा हुआ है कि यदि संसद को महसूस होता है कि कोई भी वर्ग जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। यही वो आर्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहां से संविधान में किसकी भाषा लिखी गई है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कभी भी आपसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण आपको मिल जाएगा। यह साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि यदि राज्य को ऐसा महसूस होता है कि किसी भी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग की किसी भी सरकारी या लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कोई भी विधि राज्य को आरक्षण करने से नहीं रोकेगी। इसलिए हम लोगों ने लिखा कि 16(4) में हमको क्या प्राप्त हो गया है? आरक्षण प्राप्त हो गया है।
अब आरक्षण अच्छा है, बुरा है, नहीं है, सही है, आगे हटेगा नहीं हटेगा, ये हमारे विवाद का मुद्दा बाद में भी होगा, है ना। अभी तो हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे, फिर 16(4) पे एक डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों का क्या विचार है इस पर, है ना। तो आरक्षण में कोई दिक्कत, फिर आगे कहां पर 16(5) पर यहां ये लिखा गया कि यदि किसी धार्मिक जगह पर, कहां पर, यदि किसी धार्मिक स्थान पर किसी भी नियुक्ति की आवश्यकता होती है, नियुक्ति, तो फिर उसी धर्म का व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए। किसका? उसी धर्म का व्यक्ति नियुक्त होना आवश्यक है। हम लोगों ने यहाँ एक चीज लिखी थी, यहाँ लिखिए भैया कि हम किस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर। लेकिन 16(5) में हमने लिखा कि यदि किसी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी मंदिर में या धार्मिक स्थान पर कोई पद यदि खाली है, धर्म का पद, तो हम उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, हम दूसरे धर्म के व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमारा 16(2) नुकसान में जा रहा है, तो हम लोगों ने लिखा 16(5) 16(2) का अपवाद हो गया। यहां 16(2) का अपवाद क्यों घोषित किया गया, इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हिंदू धर्म से हैं, तो आप लोग किसको मानते हैं? मंदिर को। मान लीजिए मैं ईसाई धर्म से होता तो मैं किसको मानता? चर्च को मानता। अब यहां पर एक मंदिर की जॉब निकली हुई है, ये मंदिर है ए, हम दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैं किसी का नाम लिख देता हूं ईश्वर, और यहां नाम लिख देता हूं वेंकट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ये हिंदू धर्म का है नाम और ये ईसाई धर्म का नाम है। एक ये मंदिर है हिंदू धर्म का। अब इसमें किसकी नियुक्ति आवश्यक हो जाएगी, ईश्वर की या वेंकट की? मान लीजिए कि 16(5) नहीं होता, आर्टिकल 16(5) मान लीजिए नहीं होता एक समय के लिए, तो आप लोग बोलते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप तो नियुक्त करिए जिसको नियुक्त करना है। इन्होंने किसको नियुक्त कर दिया? वेंकट को। किस देवी देवता का मंदिर बना दूं? ये कौन से देवी देवता का मंदिर बताना है? किसका? बालाजी महाराज। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। वेंकट सुबह उठे, वेंकट ने भोग लगा दिया। वेंकट ने किसका भोग लगाया होगा? किसका? लड्डू का? लाल पानी का? क्योंकि वेंकट के यहां किसका भोग लगता है? लाल पानी का। आप लोग यहां लाइन में खड़े हुए थे, क्या लेकर? लोटा लेकर। अब बताइए मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? अगले दिन युवाओं की भीड़ बढ़ जाएगी, जो पुराने लोग होंगे उनकी भीड़ कम हो जाएगी, वो विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है हमारे यहां पर ये सब नहीं होगा। इसका मतलब वेंकट ने हमारे मान्यताओं को समझा कि खराब कर दिया? खराब कर दिया। अब मान लीजिए चर्च होता, अब ये बी ऑप्शन ले लेते हैं। यहां हमने लिखा ये चर्च है और चर्च में किसको नियुक्त कर दिया? ईश्वर को। ईश्वर सुबह उठे, इन्होंने जीसस को नहला दिया, नहला के अगरबत्ती लगा दी और जो लोग आए सबको आरती दे दी। अब बाकी लोगों ने कहा कि अगर यहां पर चर्च में अगरबत्ती लगा दी तो फिर फायर अलार्म बजेगा, कोई मंदिर आ ही नहीं रहा। ईश्वर कह रहा है हमारे मंदिर पर तो बढ़िया चढ़ावतरी थी, पूरे जीसस रंग दिए। इसका मतलब जिस धर्म का व्यक्ति होगा वो उसी धर्म के स्थान पर पालन करता हुआ अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोगों ने 16(5) में लिखा कि यदि सार्वजनिक मंदिरों में, सार्वजनिक ऐसे धार्मिक स्थानों पर किसी भी धर्म का नियुक्ति की जानी है तो उसी धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति के अलावा किसी की नियुक्ति होना संभव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप किसी और की नियुक्ति कर देंगे तो धर्म में अर्थ हो जाएगा कि अनर्थ हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, और इस अनर्थ के आधार पर देश का बंटवारा होना सुनिश्चित हो सकता है। समझ गए भैया 16(5)? तो अब तुम लोग किसको चाहते हो, वेंकट को कि ईश्वर को? तुम लोग वेंकट को ही चाहते हो, मान नहीं पा रहे हो। अब यहां 16 में लिखा गया फिर से किसके बारे में? ईडब्ल्यूएस के बारे में। ये ध्यान रखना भैया, 16 और 15(6) इन दोनों में अंतर करना सीखना है यहीं पर, आगे क्वेश्चन गलत करोगे ये ध्यान रखना है। 16(6) में ये लिखा गया कि ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है कितने % आरक्षण का?
10% आरक्षण मिलेगा। ये 10% आरक्षण मिलेगा किसमें? सरकारी, किसमें? नौकरी में। यहां मैंने कहीं भी प्राइवेट लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब 15/6 और 16/6 में बेसिक अंतर है। देखा, दोनों में ईडब्ल्यूएस है, दोनों 103वें संविधान संशोधन से थे, दोनों 2019 में शामिल किए गए, लेकिन यहां 15/6 में हमने लिखा कहां पर? शिक्षण संस्थान में, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए। और 16/6 में हमने कहा लिखा? सरकारी नौकरी में। ये आपको ध्यान रखना है भैया, 15/6 और 16/6 में यही बेसिक अंतर है। अब आर्टिकल 16 वहां से लेकर यहां तक पढ़कर देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत लग रही है तो फिर हम लोग बात करेंगे, नहीं तो पहले इसको लिखेंगे फिर 16/4 की ओर चलेंगे। देख लीजिए भैया, यहां से 16/1, 16/2, 16/3, 4, 5, 6 तक। भैया फोटो वोटो बाद में भी लेना, पहले पढ़ के देख तो लो कि कोई सवाल ववाल तो नहीं बन रहा। आप लोग पहले इंडिया टीवी वगैरह में थे क्या, कि जैसे ही देखा नहीं बोर्ड भर गया तो तुरंत फोटो खींच लेते हैं? 16/4 और बताना है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें? 16/3 में दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है 16/3 में? अच्छा, समझ में ही नहीं आया, ठीक है। और कोई समस्या? 16/3 और 4 में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और कोई? बढ़े आगे। देखिए 16/3 में यह लिखा हुआ है कि संसद को ऐसा लग रहा है कि कोई राज्य है, उस राज्य में कोई भी जॉब निकाली गई है, तो राज्य चाहता है कि ये जॉब का जो लाभ मिले उसके स्थानीय निवासियों को मिले। किसको मिले? स्थानीय निवासी को मिले। लेकिन उस जॉब की शर्तें ऐसी हैं कि किसी अन्य राज्य का व्यक्ति इस जॉब को प्राप्त कर सकता है। तो फिर संसद क्या करेगी? संसद को अधिकार दिया गया कि संसद नियम बनवा सकती है। कौन सा नियम? कहा गया कि उसमें आपको नियम कौन सा मिलेगा? मूल निवास के आधार पर क्या करवाया जा सकता है? आपका आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि किसी विशेष पद पर कोई विशेष राज्य संसद से अनुमति प्राप्त करके क्या लागू कर सकता है? निवास संबंधी आरक्षण लगा सकता है। इसका फायदा क्या होगा कि जिस राज्य की जॉब होगी उस राज्य के स्थानीय निवासियों को वो जॉब प्राप्त हो जाएगी। उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, उस राज्य में बेरोजगारी का स्तर कम हो जाएगा। दूसरा फायदा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का विकास तीव्र गति से होगा। और ये दोनों ही चीजें लागू कराने के लिए हमने क्या लागू कराया? 16/3 लागू करा दिया। अब कोई दिक्कत इसमें 16/3 में भैया? फिर आ जाइए 16/4 पर। 16/4 में ये लिखा कि यदि राज्य को यह महसूस होता है कि SC, ST, OBC इन वर्गों का किसी भी नौकरी में क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं? उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। ये आरक्षण इसलिए किया जाएगा जिससे कि इनको क्या प्राप्त हो जाए? पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। अच्छा, हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना क्यों है? हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए? मान लीजिए सरकार को कोई नीति बनानी हो, सरकार है, सरकार को कोई योजना बनानी है, उस योजना में मान लीजिए कि SC वर्ग के लिए कोई काम करना हो, तो SC वर्ग के काम करने की योजना के लिए कोई ना कोई सदस्य ऐसा तो होना चाहिए जो किस वर्ग का हो? SC वर्ग का हो। मान लीजिए SC वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं है, सरकार केवल किसकी है? अनरिजर्व्ड की है। तो फिर ये कितना भी प्रयास कर ले, उन SC वर्ग की मूल समस्याओं तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमको लगा कि यहां पर हमको क्या करना चाहिए? इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या करना है? आरक्षण देना है। फिर हमने इसके पीछे का कारण तलाशा। हमने कहा कि किसी भी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता क्यों नहीं है, या फिर ऐसा कोई इतिहास में कारण रहा हो जिससे नहीं मिला हो। तो हम लोगों ने इतिहास को समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने कहा जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में सारी व्यवस्थाएं बहुत ठीक चल रही थी। पढ़ा है ना भैया थोड़ा बहुत इतिहास आप लोगों ने? इतिहास में एक काल था जिसको क्या बोलते थे? यही बोलते हैं इसको। प्राचीन भारत में सबसे पहली सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी
देखो हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई बहुत बड़ा भेदभाव हमको नहीं दिखता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आएगी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी थी। पहला काल जिसको क्या बोला आप लोगों ने? ऋग्वैदिक काल। दूसरा काल जिसको आप लोगों ने क्या बोला? उत्तर वैदिक काल। इस वैदिक सभ्यता में हमारे एक ग्रंथ की रचना की गई जिसको क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। इस ऋग्वेद के आधार पर ही तीन अलग ग्रंथ बने जिनको आप लोगों ने क्या बोला? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही तो बोला। यानी कि ये तीनों ग्रंथ अपने आप में मूल ग्रंथ किससे बने हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद को गाया गया तो सामवेद कहलाने लगा। ऋग्वेद को अगर पूजा पाठ के आधार पर लिखा गया, यज्ञ आहुति के आधार पर लिखा गया तो यजुर्वेद कहा जाने लगा। ऋग्वेद को समस्या समाधान के आधार पर लिखा गया तो अथर्ववेद कहा गया। ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई उस काल को हमने क्या बोल दिया? ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वेद के आधार पर अन्य की रचना जिस काल में उसको हमने क्या बोला? उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल का सेकंड पीरियड। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक स्थिति लिखी थी जिसको कहा गया पुरुष सूक्त, और इसमें एक व्यवस्था लिखी गई जिसका नाम क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था समझते हैं क्या होता है भैया? वर्ण का मतलब होता है काम, यानी कि काम की व्यवस्था का वर्णन हमको यहां मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत? काम सारे छोटे बड़े होते हैं या फिर सारे काम समान होते हैं? सारे काम समान होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको ऋग्वैदिक काल में मिला, यहां पर सारे काम समान थे। हम लोगों ने बोला कि यहां पर कहा गया कि एक परम पुरुष से कुछ लोगों की उत्पत्ति हुई जिनके आधार पर कितने वर्ण बने? 4 वर्ण। ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति मुख से हुई उनको क्या कहा गया? ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई उनको क्या कहा गया? ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति उदर से हुई उनको वैश्य कहा गया। ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति कमर के निचले भाग से उनको क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। अच्छा, बेसिकली ये अपने आप में काम के आधार पर था। जो लोग पढ़ने का काम करते थे वो सब क्या कहलाने लगे? जो लोग रक्षा का काम करते थे वो सब, जो लोग व्यापार करते थे वो सब, और जो लोग सेवा करते थे वो सब शूद्र कहलाने लगे। यही सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप लोग कौन है? अगर मैं आपको बिना पैसे के पढ़ा रहा हूं तो फिर मैं भी किस वर्ग में आऊंगा? अगर मैं आपको पैसे लेकर पढ़ा रहा हूं तो फिर मैं आपको क्या प्रदान कर रहा हूं? सेवा प्रदान कर रहा हूं। तो आप सबका वर्ण कौन सा हो गया? ब्राह्मण। और अगर मैं पैसे लेकर पढ़ा रहा हूं तो मेरा वर्ण क्या हो गया? शूद्र हो गया। मान लीजिए कि मैं राजा की सेना में सैनिक हूं तो मेरा वर्ण क्या हो जाएगा? मैं किसी भी चीज का व्यापार करता हूं तो मेरा वर्ण क्या हो जाएगा? ये सब अपने आप में इस आधार पर था और ये पूरे जीवन भर बदलता रहता था। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो आप लोग ब्राह्मण हैं, कल के दिन आपको लगा कि पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं हुआ, आप लोगों ने सेना ज्वाइन कर ली या कोई ऐसा पेपर पास किया जिससे सेना में शामिल हो गए, तो अब आप ब्राह्मण बचे या क्षत्रिय हो गए? क्षत्रिय हो गए। जैसे जैसे जॉब खत्म हुई आपने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद आपने कहा अब हम अपनी बढ़िया दुकान खोलेंगे, क्योंकि भारत में अधिकांश लोगों का रिटायरिंग प्लान क्या होता है कि कोई ना कोई बिजनेस चलाएंगे या घर में एक दुकान खोल लेंगे, वहीं बैठकर बीड़ी गुटखा बेचने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही आपने बीड़ी गुटखा बेचना चालू किया आप कौन हो गए? वैश्य हो गए। आपको अंत समय पर लगा कि अब हमको समाज में जो आता है, जो हमने सीखा है वो देना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो आप लोग कौन हो गए? शूद्र हो गए, सेवा करने लगे। लेकिन ये व्यवस्था केवल यहीं तक चली। यहां के बाद व्यवस्था में बदलाव हो गया। बदलाव क्या हुआ? अब ये कहा जाने लगा कि आवश्यक तो नहीं है कि ब्राह्मण का बच्चा अगले जन्म में पढ़ने लिखने वाला ही हो, और पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा तो फिर उसको मेहनत करना पड़ेगी तीनों वर्णों में। तो फिर ये कह दिया गया कि अब जो व्यवस्था काम के आधार पर थी अब उसका बदलाव किसमें हो गया? जन्म के आधार पर। जैसे ही व्यवस्था जन्म के आधार पर बदली तो हमने इसको क्या कहा? जाति कहा। और जाति के आधार पर जैसे ही बदली तो इनके बीच में भेदभाव होना प्रारंभ हो गया। तो फिर ये कहा जाने लगा कि ब्राह्मण सबसे उच्च हो गए और शूद्र सबसे निम्न हो गए। इस आधार पर भेदभाव किया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। फिर समाज ने इन लोगों को पढ़ने लिखने से रोक दिया।
आप लोग उपनयन संस्कार नहीं करोगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करोगे, जनेऊ धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंस क्रिएट हुआ और समाज में वहां से व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई आगे चली गई। व्यवस्थाएं जैसे बिगड़ी तो कुछ वर्गों को पढ़ने का अधिकार मिल गया और कुछ को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। नहीं मिला तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस हुआ तो ये समाज में पिछड़ गए। पिछड़े तो इन्हीं को हम लोगों ने बोला कि ऐसे वर्ग जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। कल भी हमने यही बोला था, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को ही ओबीसी कहा जाता है। फिर ऐसे वर्ग जो अपने आप में अभी भी बहुत पिछड़े हुए जंगलों में निवास करते हैं, हमने उनको एससी और एसटी में तब्दील कर दिया। तो वो सारे वर्ग अब समाज में शामिल कैसे होंगे? अब जैसे आप लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं और कोई व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, उसको आज के दिन आप अंग्रेजी पढ़वाओगे तो आपके और उसके बीच में डिफरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। या फिर डिफरेंस बहुत बड़ा दिखाई देगा? बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब यही स्थिति है कि जो लोग लगातार पढ़ते रहे और जिन लोगों की पढ़ाई बंद कर दी गई उनके बीच में एक डिफरेंस दिखा तो फिर सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत नौकरी दिलाने का प्रयास किया कि जो लोग थोड़े बहुत भी समझदार हैं उनको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, नौकरियों में लाने का प्रयास करेंगे। नौकरी लाने से क्या होगा कि इन लोगों को कभी ना कभी इनकी समस्याएं पता चलेंगी और जब समस्याएं पता चलेंगी तो समस्याओं का सुझाव देने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि किसी भी आधार पर यदि सरकार को लग रहा है कि किसी भी वर्ग को अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो हम उसके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकते हैं। तो आरक्षण अपने आप में हम लोग यदि देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि ये कैसी व्यवस्था है? सकारात्मक भेद की व्यवस्था है। यानी कि भेद तो है लेकिन ये भेद कैसा है? सकारात्मक है। अब आपको ऐसा लगता हो कि ये भेद सकारात्मक नहीं है, आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि ये भेद सकारात्मक ना होकर कैसा है? नकारात्मक है। तो ये भेदभाव आपके घरों में भी होता है, आपने घरों में महसूस किया होगा थोड़ा बहुत। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो घरों में छोटे हैं, छोटे भाई बहन हैं? मतलब आप लोग देखो 1 2 3 4 5, हाँ दीदी यहीं तक हैं या ऐसे हैं? छोटे भाई बहन हैं या नहीं है? छोटे भाई बहन से घर वाले कितना काम कराते हैं, कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कह रहे ज्यादा। रामू काका हैं हम लोग घर के, है ना? अच्छा, अब कभी नोटिस करना आप लोग, एक 50 किलो का बोरा रखा हो, 50 किलो का बोरा, अच्छा वजन उठाते हो घर में कि नहीं उठाते हो, या केवल जिम में ही जाके डंबल उठाते हो? 50 किलो का बोरा रखा है, आप खड़े हैं और आपका बड़ा भाई खड़ा है, घर वाले किसको बोलते हैं? बड़े भाई को या आपको? अब नहीं बताएंगे कि हम सर उठाते ही नहीं, हम जानते नहीं बोरा क्या होता है। तो आप लोग जब कोशिश करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि आपकी माताजी पूरा प्रयास करती हैं कि छोटे बच्चे को वजन कम उठाना पड़े, यही तो प्रयास करती हैं। ये छोटे बच्चे वही हैं जिनके पास पर्याप्त अवसर या फिर पर्याप्त ताकत नहीं है। दीदी हाइट में बढ़ने से कुछ नहीं होता, हाइट में बढ़ने का मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी ताकत बढ़ गई है, आप ही उठा लेते हैं। तो आप छोटे थोड़ी हैं, कितनी उम्र है हमारी? ऐसे लोग देश में सरकार चुन रहे हैं, आप आटे का कट्टा नहीं चुन पा रहे, समझ गए? तो छोटे का मतलब होता है ऐसे 10-5 साल का कोई बच्चा हो, तुम लोग अभी भी 10-5 साल के ही हो। तो ये आरक्षण दिखाई देता घर के अंदर भी। जैसे कोई और प्रयास कर लीजिए, जहां जहां आपको लगता होगा जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा, बड़े बच्चे को जिम्मेदारी ज्यादा मिलेगी, छोटे बच्चे को जिम्मेदारी कम मिलेगी, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि इसको अभी उतना पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है या फिर इसको कभी पता चलेगा भी नहीं? पता तो चलेगा एक समय के बाद। इसका मतलब अभी इसका क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसको हमको उस स्टेज तक ले जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे और आप एकदम से गिरे तो आपका एक हाथ टूट गया। अच्छा, ऐसा होगा नहीं, ये तो पता चला कि क्या है। आपको मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे, आपका हाथ टूट गया, कौन से वाले हाथ से लिखते हो? राइट हैंड से। तुम सबका राइट हैंड टूट गया, आप किससे लिखोगे? उतना ही गति से लिख पाओगे जितना राइट से लिख रहे थे, या बहुत समय लगेगा? अब मान लीजिए कि ये राइट हैंड आपने ऐसे बांध के रखा, लगभग 6 महीने में सही होगा ना अगर टूटा है तो? 6 महीने बांध के रखा, जिस दिन खोला गया उस दिन पूरा ऐसे लिखोगे, या फिर उसको ऐसे करने में भी दिक्कत आएगी? फिर धीरे धीरे ऐसे करना सीखोगे, फिर ऐसे करना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे।
तो इससे उतनी ही गति से लिखोगे जितना 6 महीने पहले लिख रहे थे, या पिछड़ जाओगे। ये समाज है, आप लोगों के ये दोनों हाथ अपने आप में समाज हैं। आप चले थे, दोनों बराबर थे। जब जन्म हुआ था तो डिसाइड नहीं था कि आप सीधे हाथ से लिखेंगे उल्टे हाथ से लिखेंगे। तो फिर हम लोगों ने जिस हाथ पर बहुत मेहनत की उससे लिखने योग्य बन गए। अब उसी हाथ का एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, तो हमने दूसरे हाथ पर मेहनत की, दूसरे हाथ से लगातार लिखा। 6 महीने बाद दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इस हाथ को रोका गया था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये वो भेदभाव आपको दिख रहा है, ये भेदभाव कैसा है? बराबरी पर लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस हाथ को लगातार रोके रहें और इस पर मेहनत करते रहें तो फिर ये भेदभाव नकारात्मक भेदभाव में बदल जाएगा। इसलिए आप लोगों ने वर्तमान में देखा होगा, अब एक कंसेप्ट चलता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। जिन लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है उनको इस आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दीजिए। अब उनके स्थान पर ऐसे लोग जिनको आरक्षण की आवश्यकता ज्यादा है उनको शामिल करा दीजिए। इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। समझ गए भैया? अब आर्टिकल 16(4) समझ में आ गया, या अभी भी कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है? बढ़े फिर आगे। चलिए हेडिंग बनाइए, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लिखिए। हाँ, आराम से लिख लो, पेन पेंसिल कलम हरी नीली काली सब निकाल लो। अनुच्छेद 16 लिखिए। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत, इसी में सीधा लिखना है, इसके अंतर्गत 6 खंड शामिल हैं। 6 खंड शामिल हैं। 6 खंड शामिल हैं। अब इसमें पहली हेडिंग बनाइए, अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1) 16(1) देखिए। इसके तहत राज्य के अधीन पद पर नियोजन या नियुक्ति, पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अवसर की समता होगी। लिख लिया भैया? अगली हेडिंग बनाइए, अनुच्छेद 16(2) 16(2). अनुच्छेद 16(2) लिखिए। इसके अंतर्गत यह उल्लेख है कि किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जो नहीं लिख पाओ भैया बोर्ड पर लिखा हुआ है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंशक्रम, निवास स्थान,
निवास स्थान के आधार पर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता, पैराग्राफ चेंज करके राज्य उपरोक्त के अलावा, यानी जो ऊपर 7 आधार लिखे हैं उनके अलावा, राज्य उपरोक्त के अलावा अन्य किसी भी आधार जैसे शैक्षणिक योग्यता, भाषा की कुशलता, शारीरिक दक्षता, आयु यानी उम्र, आयु आदि के आधार पर भेदभाव कर सकती है, लिख दिया भैया। अगले हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 16(3) 16(3) अनुच्छेद 16(3) लिख दिया। लिखिए, इसमें संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर, विधि यानी कानून, वह विधि बनाकर किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है, निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है, निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है, लिख दिया भैया। पर निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अर्थात किसी राज्य विशेष के पिछड़े हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, किसी राज्य के पिछड़े हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य मूल निवासी की शर्त का प्रयोग कर सकता है, लिख दिया भैया। इसी में आगे लिखिए स्टार लगा के, यह 16(2) का अपवाद है, यह 16(2) का अपवाद है, लिख दिया भैया। अगली हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 16(4) 16(4) अनुच्छेद 16(4) लिखिए, इसमें उल्लेखित है कि राज्य पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों को जिनका लोक नियोजन में, पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों को
जिनका लोक नियोजन में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को, जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, को राज्य के अधीन सेवाओं में, को राज्य के अधीन सेवाओं में, को राज्य के अधीन सेवाओं में, सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है, आरक्षण प्रदान कर सकता है, आरक्षण प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट लिखिए इसी में 16(4) में स्टार लगा के, स्टार लगा के लिखना ये पॉइंट। ये क्वेश्चन आया भी था भैया पीएससी में और यूपीएससी दोनों में। स्टार लगा के लिखिए, संविधान में कहीं भी, संविधान में कहीं भी, कहीं भी आरक्षण शब्द की परिभाषा नहीं है, कहीं भी आरक्षण शब्द की परिभाषा नहीं है, संविधान में कहीं भी आरक्षण शब्द की परिभाषा नहीं है। लिख लिया भैया। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग कल आर्टिकल 16 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आरक्षण पर बात कर पाएं कि आरक्षण कैसे चालू हुआ, वर्तमान में आवश्यकता क्या है और भविष्य क्या हो सकता है इसका, है ना। क्योंकि आरक्षण से संबंधित मुद्दे आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो फिर आपका स्टैंड ऐसा ना हो कि बहुत नेगेटिव हो जाए तो आपको नंबर मिलने में दिक्कत होने लगे। ठीक है, कोई और डाउट तो नहीं है भैया किसी का? कोई डाउट?